फ्रेंड्स, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। AC थ्योरी अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें अपनों ने कई डेफिनेशंस पढ़ लिए थे। तो आज अपने बात करते हैं RMS मान की। RMS मान, तो RMS मान का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रभावी मान। प्रभावी मान RMS की जगह प्रभावी मान भी आ सकता है। तो जो अपने AC के जो भी मीटर होते हैं वो हमेशा AC का कौन सा मान दर्शाएंगे? प्रभावी मान, या फिर बोल सकते हैं RMS मान। मापक यंत्र हमेशा AC का RMS मान दर्शाते हैं। हमेशा कौन सा मान दर्शाएंगे? RMS मान। तो RMS मान ये क्या है? हीट पर भी निर्भर करता है। तो ये मान AC का मान हर पर क्या होता है? हर क्षण चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो भी मान अपने AC का जो भी मान नापते हैं यंत्र से, तो वो कौन सा होगा? हमेशा RMS मान। फिर बात आती है इसको निकालेंगे कैसे? अगर RMS मान पूछ ले तो कैसे सोल्व करेंगे? तो RMS मान ज्ञात करने के लिए अगर अपने पास पीक वैल्यू दी हुई है, पीक वैल्यू है, तो क्या करेंगे? पीक वैल्यू बटा में 1.414। या तो इस तरीके से अपने RMS मान को निकाल सकते हैं, या फिर पीक वैल्यू इंटू 0.707। पीक वैल्यू को या तो 1.414 से भाग दे देंगे, या फिर पीक वैल्यू को 0.707 से गुणा कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? RMS मान ज्ञात हो जाएगा। तो जो AC के मीटर होते हैं वो हमेशा RMS मान ज्ञात करते हैं, और ये प्रतिक्षण चेंज होता रहता है। तो अब आता है औसत मान। औसत मान, एवरेज वैल्यू। तो ये कौन सा होता है? अपने AC में जो तत्कालिक मान होता है प्रतिक्षण क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो ये कौन सा क्या रहता है? तत्कालिक मान। तो इन सब का जो एवरेज निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? औसत मान। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो इस प्रकार अपने एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब एवरेज का मतलब होता है भी इन सब में कॉमन क्या है। तो जो भी राशियाँ यहाँ पे कॉमन क्या आएगा तो वो क्या होता है? एवरेज होता है। तो जो भी AC के तत्कालिक मान का जो भी एवरेज होगा सिर्फ आधे चक्कर में, यहाँ तक सिर्फ आधे चक्कर के जो तत्कालिक मान की एवरेज होगी उसको क्या बोलेंगे? अपने औसत मान। तो इसको ज्ञात करने के लिए औसत मान क्या करेंगे? पीक वैल्यू इंटू 0.637। तो इससे गुणा कर देंगे जिससे अपने पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तत्कालिक मानों का औसत। तो जो भी प्रत्यावर्ती राशि होगी उसके जो तत्कालिक मानों का औसत होगा उसको क्या बोलेंगे? अपने एवरेज वैल्यू। तो ये किसके लिए? सिर्फ अर्ध चक्कर के लिए। तो इसमें अर्ध चक्कर ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने पास पता है ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। जो मान यहाँ पे है वही मान यहाँ पे है, लेकिन जो मान यहाँ पे है वो क्या है? पॉजिटिव में मान लो 4 है, प्लस का यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
अगर दोनों के एवरेज पूछे आपसे तो क्या होगा हमेशा? शून्य। पूर्ण चक्कर का औसत क्या रहेगा? शून्य। पूर्ण चक्कर का हमेशा एवरेज क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अगर सिर्फ एवरेज बताएंगे तो सिर्फ किसका बताएंगे? सिर्फ आधे चक्कर का। तो अर्ध चक्र के तत्कालिक मानों का औसत को क्या बोलेंगे? अपने औसत मान। तो इसके लिए मान कौन सा याद रखना है? 637। तो अब बात करते हैं पीक फैक्टर की। तो इसको बोल सकते हैं क्रेस्ट फैक्टर। इसका दूसरा नाम होता है क्रेस्ट फैक्टर। तो पीक फैक्टर क्या होता है? शिखर मान व प्रभावी मान का जो अनुपात होगा, इन दोनों के जो अनुपात होगा उसको क्या बोलेंगे? अपने पीक फैक्टर। शिखर तथा प्रभावी मान का अनुपात। तो ये क्रेस्ट फैक्टर या फिर शिखर गुणांक। फिर इसके बाद आता है फॉर्म फैक्टर। तो अब अपने बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम होता है रूप गुणांक। रूप गुणांक या बोल सकते हैं आकृति गुणांक। पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। फॉर्म फैक्टर को क्या बोलेंगे? रूप गुणांक, आकृति गुणांक। तो ये किसका अनुपात होता है? आरएमएस बटा में औसत। आरएमएस मान तथा एवरेज का जो अनुपात होगा उसको क्या बोलेंगे? फॉर्म फैक्टर। आरएमएस मान क्या होगा? 0.707 और औसत क्या होगा? 0.637। तो इन दोनों के अनुपात से क्या आएगा? 1.11। तो फॉर्म फैक्टर का मान पूछे तो हमेशा क्या आएगा? 1.11। तो ये सी साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का क्या मान आएगा? 1.11। आरएमएस और औसत का अनुपात होगा। और इसके नाम क्या है? रूप गुणांक और आकृति गुणांक। पीक फैक्टर का नाम क्या क्या है? क्रेस्ट फैक्टर और शिखर गुणांक। अब बात करते हैं फेज की। फेज। अब दो ऐसी प्रत्यावर्ती राशियां हैं, ऐसी राशियां। तो ऐसी राशियां कौन कौन सी होगी? धारा और वोल्टेज। तो ये दोनों राशियां क्या होगी? इनका मान क्या रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा, परिवर्तन आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने फेज। जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? फेज। तो इसके बाद आता है इन फेज। इन फेज। तो इन फेज की बात करें तो जो राशियां जो अपने स्टार्टिंग से 0 से एक साथ चले और जो न्यूनतम मान होगा वहाँ तक एक साथ पहुँचे, मतलब जो भी स्टार्टिंग से भी अपने दो मान क्या रहेंगे? हमेशा एक साथ रहेंगे। मान लो ये एक धारा, एक वोल्टेज है, तो दोनों एक साथ 0 से स्टार्ट हो रही है, एक साथ ही अपने अधिकतम मान पे पहुँच रही है दोनों, और एक साथ फिर वापस न्यूनतम मान पे है। तो ये दोनों क्या रहेगी? इन फेज। अपने अधिकतम एक साथ। तो ये 0 से एक साथ स्टार्ट होगी, फिर अधिकतम मान पे एक साथ आएगी, फिर वापस न्यूनतम मान पे। तो ये दोनों में एक साथ चल रही है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा? कोण क्या रहेगा? हमेशा धारा और वोल्टेज के बीच।
हमेशा 0 डिग्री का एंगल होगा। जब दोनों धारा और वोल्टेज दोनों इन फेज में होगी तो वहाँ पे एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री का। मतलब दोनों एक साथ चल रही है तो इनके बीच में क्या रहेगा, एंगल 0 डिग्री का। तो इन फेज का मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज है और ये धारा है। तो दोनों एक साथ चल रही है तो एंगल, कोई भी एंगल नहीं है इनके बीच में, तो एंगल क्या रहेगा, हमेशा 0 डिग्री का। इन फेज में एंगल क्या रहता है, 0 डिग्री। अब आता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हुआ, पहले तो दोनों राशियां एक साथ चल रही थी, 0 से अपने अधिकतम मान पे भी एक साथ जा रही थी, तो ये क्या है, इन फेज, जहाँ पे कोण क्या रहेगा, 0, तो ये क्या रहेगा, इन फेज। आउट ऑफ फेज की बात करें तो आउट ऑफ फेज क्या होगा, जिसमें दोनों के बीच कोई एंगल हो, अंतर आएगा। मतलब एक राशि यहाँ से चलेगी तो दूसरी उसके कुछ टाइम बाद, तो ये क्या है, आउट ऑफ फेज। तो इसमें अंतर आ रहा है, ये अपने अधिकतम मान पे पहुँच गई और ये अभी 0 पे है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा तो वो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ फेज। अब इसमें आते हैं 2 तरह के। पहला आता है क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर कौन सा होगा, जिन राशियों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री। जिन दो राशियों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेचर। फिर आता है एंटी फेज। एंटी फेज, तो एंटी फेज का मतलब होता है दो राशियों के बीच में एंगल, कोण रहता है 180 डिग्री। दो राशियां कौन कौन सी हैं, एसी प्रत्यावर्ती राशि, धारा और वोल्टेज। तो ये दोनों, इन दोनों राशियों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे अपने, क्वाड्रेचर। अगर 180 डिग्री है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, एंटी फेज। तो ये है आउट ऑफ फेज। तो अब आता है लीडिंग। लीडिंग और लैगिंग। तो पहले अपने लीडिंग की बात कर लेते हैं। लीडिंग क्या होता है, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी राशि से, जो अपने अधिकतम मान पर सबसे पहले पहुंचे उससे, तो वो क्या कहलाएगी, लीडिंग। ये एक राशि होगी, मान लो ये धारा है, और वोल्टेज क्या रहेगी, ये अभी 0 पे है और ये अपने अधिकतम मान पे पहुंच गई। तो इसमें वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी राशि से अपने अधिकतम मान पे पहले पहुंची, वो क्या कहलाएगी, लीडिंग। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी राशि से शिखर मान पर पहुंचे। तो इसमें वोल्टेज लीड कर रही है, तो इसको बोल सकते हैं अपने वोल्टेज आगे है। वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री से आगे है। तो ये अभी 0 पे, ये वोल्टेज क्या रहेगी, 90 डिग्री आगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रही है। फिर आता है लैगिंग। लैगिंग की बात करें, ये धारा अपने जब अधिकतम मान पे पहुंच जाएगी तब वोल्टेज से शुरू हो रही है। तो वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रही है, लैग कर रही है। मतलब वोल्टेज पीछे है धारा से, जो पीछे रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग, और जो आगे रहेगी उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग। तो ये क्या कहलाएगी, लीडिंग, लैगिंग, और ये लीडिंग।
यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है, यहाँ पे अपने बोल सकते हैं वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितना, 90 डिग्री। ये 90 पे पहुँच गए, उसके बाद ये स्टार्ट हो रही है, तो ये वोल्टेज क्या कर रही है, लैगिंग कर रही है। तो एसी में 3 प्रकार के अपने पास सर्किट आते हैं, जिसमें पहला होता है रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा होता है इंडक्टिव, और 3 नंबर पे आता है कैपेसिटिव। तो 3 प्रकार के अपने पास सर्किट होते हैं, जिसमें अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टिव सर्किट की। पहला होता है रेजिस्टिव। तो प्रतिरोध आप सबको पता ही है क्या करता है, धारा के मान में, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ये अपन डीसी थ्योरी में पढ़ा था, जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करे वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, लंबाई पे, जो पदार्थ की लंबाई होगी उस पे निर्भर करेगा, एरिया पे, क्षेत्रफल, पदार्थ का जो क्षेत्रफल होगा, फिर रो, इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है, किस टाइप का पदार्थ है। तो इन चीज़ों पे ये निर्भर करता है। तो इसमें अपने वोल्टेज और धारा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हमेशा ओम के नियम से। तो V बराबर क्या होता है, IR। तो इसके द्वारा अपने रजिस्टर में क्या करते हैं, वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, और फिर R बराबर V बटा I। फिर बात आती है पावर की। तो इसमें पावर भी अपने डीसी सर्किट के तरीके से ही ज्ञात कर सकते हैं। पावर ज्ञात करने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं अपने डीसी में, P बराबर VI, P बराबर I² R, और P बराबर V² बटा में R। तो इन 3 फॉर्मूलों से अपने पावर ज्ञात कर सकते हैं। तो जो डीसी में करते हैं वैसे इसमें करेंगे, तो ये पूरा ओम के नियम पे लागू होता है। तो इसके बाद बात आती है भी, जो इसमें वोल्टेज होती है, धारा होती है, वो कैसे रहती है, इन फेज रहती है, आउट फेज रहती है, किस प्रकार रहती है। तो इसमें वोल्टेज और धारा क्या रहती है, हमेशा इन फेज रहती है। वोल्टेज और धारा हमेशा इन फेज रहती है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, कोण 0 डिग्री। धारा और वोल्टेज इस सर्किट में क्या रहेगी, इन फेज रहेगी, इन फेज। तो अब बात करते हैं अपने इसमें शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट की। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, 3 टाइप के सर्किट होते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो जिसमें केवल क्या लगाओ, प्रतिरोध लगाओ, प्रतिरोध लगाओ। जिस सर्किट में सिर्फ प्रतिरोध लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो इसमें क्या रहता है, अभी बात की थी अपने धारा और वोल्टेज इन फेज रहते हैं दोनों। कोण क्या रहता है यहाँ पे, धारा और वोल्टेज के बीच, जीरो डिग्री। पावर की अपनों ने बात कर ली थी, पावर कैसे रहती है इसमें। तो यहाँ पे कोण 0 डिग्री है, तो मतलब कोस फाई की बात करें, कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर, जिसके अपने आगे बात करेंगे। तो इसमें कोस 0 डिग्री का मान क्या रहता है हमेशा, कोस 0 डिग्री का मान क्या रहता है हमेशा, इकाई होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर का मान क्या रहता है, इकाई।
तो कोस 0 डिग्री का मान क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है, इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर क्या रहता है, इकाई। तो अपने कोस फाई की आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।